भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स में एक पुरानी कहावत है, न तो कोई स्थायी दोस्त होता है और न ही कोई स्थायी दुश्मन, होते हैं तो बस स्थायी हित। और 24 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC के जिनेवा मुख्यालय में कुछ ऐसा ही देखने को मिला जिसने पूरी दुनिया के कूटनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। संयुक्त राष्ट्र का बड़ा हॉल, सामने बड़ी स्क्रीन पर वोटिंग के नतीजे आने वाले हैं। एक तरफ अमेरिका और यूरोप के देश हैं जो ईरान को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान है जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन जब वोटिंग का बटन दबा तो दुनिया हैरान रह गई। भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसने अमेरिका का साथ नहीं दिया। भारत ने फ्रांस या जर्मनी का साथ नहीं दिया। भारत ने उस बटन को दबाया जिस पर चीन और पाकिस्तान की उंगलियां थीं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत, चीन और पाकिस्तान, ये तीन देश जो शायद ही कभी किसी मुद्दे पर एक साथ आते हैं, उन्होंने एक सुर में ईरान के खिलाफ लाए गए पश्चिमी प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया। भारत ने नो का बटन दबाकर यह साबित कर दिया कि उसकी विदेश नीति न तो वॉशिंगटन से कंट्रोल होती है और न ही किसी दबाव में काम करती है। आज के इस वीडियो में हम इसी कूटनीतिक भूचाल का गहराई से विश्लेषण करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर भारत ने मानवाधिकारों के मुद्दे पर पश्चिम के बजाय ईरान का साथ क्यों दिया। क्या वजह है कि भारत को अपने धुर विरोधी चीन और पाकिस्तान के साथ एक ही कतार में खड़ा होना पड़ा। और सबसे बड़ा सवाल, जनवरी 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई टैरिफ की धमकियों के बावजूद भारत ने इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया। यह कहानी सिर्फ एक वोट की नहीं है, यह कहानी है चाबहार पोर्ट की, यह कहानी है मध्य एशिया के रास्ते की, और यह कहानी है भारत के उस रणनीतिक संतुलन की जिसे समझना हर भारतीय के लिए जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका। आइए डिकोड करते हैं इस बड़ी खबर को। सबसे पहले खबर को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तारीख थी 23 और 24 जनवरी 2026। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का 39वां विशेष सत्र चल रहा था। मुद्दा था ईरान। आप जानते हैं कि पिछले साल के अंत से यानी दिसंबर 2025 से ईरान में हालात सामान्य नहीं हैं। वहां महंगाई और बेरोजगारी को लेकर शुरू हुए प्रदर्शन अब सरकार विरोधी आंदोलनों में बदल चुके हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरानी सुरक्षा बलों ने इन प्रदर्शनों को रोकने के लिए सख्ती बरती है। इसी मुद्दे को आधार बनाकर अमेरिका और यूरोपीय देशों ने एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव का मकसद था ईरान की निंदा करना और वहां एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजना जो मानवाधिकार हनन की जांच करे। अमेरिका को पूरी उम्मीद थी कि भारत या तो उनका साथ देगा या फिर वोटिंग से अनुपस्थित रहेगा, यानी एबस्टेन करेगा। लेकिन जब नतीजों की घोषणा हुई तो गणित पूरी तरह पलट चुका था। कुल 47 सदस्यों में से 25 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। 14 देशों ने वोटिंग से दूरी बना ली, लेकिन 7 देश ऐसे थे जिन्होंने सीना तानकर इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। और इन 7 देशों में शामिल थे चीन, पाकिस्तान, क्यूबा, वियतनाम, इरिट्रिया और भारत। यह भारत की कूटनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी मानवाधिकार या रूस यूक्रेन जैसा कोई विवादित मुद्दा आता है तो भारत एब्स्टेन करता है, यानी ना हां कहता है ना। लेकिन इस बार भारत ने सक्रिय रूप से विरुद्ध मतदान किया। इसका कूटनीतिक अर्थ बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि भारत मानता है कि यह प्रस्ताव राजनीति से प्रेरित था और इसका मकसद मानवाधिकारों की रक्षा करना नहीं, बल्कि ईरान की सरकार को अस्थिर करना था। ईरान के लिए यह समर्थन कितना मायने रखता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वोटिंग के तुरंत बाद ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर भारत को धन्यवाद दिया और इसे सच्ची मित्रता का सबूत बताया। लेकिन सवाल यह है कि भारत ने ऐसा क्यों किया। इसके पीछे पहला और सबसे बड़ा कारण है चाबहार पोर्ट। अगर आप भारत के नक्शे को देखें तो आप पाएंगे कि पाकिस्तान ने भारत के लिए जमीन के रास्ते बंद कर रखे हैं। अगर हमें अफगानिस्तान जाना है या मध्य एशिया के देशों के साथ व्यापार करना है तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता ईरान से होकर जाता है। चाबहार पोर्ट भारत का गोल्डन गेटवे है
आपको याद होगा कि मई 2024 में भारत ने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को विकसित करने के लिए 10 साल का एक ऐतिहासिक समझौता किया था। यह पहली बार था जब भारत ने किसी विदेशी बंदरगाह का पूरा मैनेजमेंट अपने हाथ में लिया हो। भारत ने वहां भारी निवेश किया है, बड़ी बड़ी क्रेनें लगाई हैं, रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा पेंच फंसा हुआ है, अमेरिका के प्रतिबंध। चाबहार प्रोजेक्ट पर हमेशा अमेरिकी प्रतिबंधों की तलवार लटकी रहती है। अभी तक अमेरिका ने भारत को इस प्रोजेक्ट के लिए छूट दे रखी थी, लेकिन ताजा जानकारी के मुताबिक यह छूट अप्रैल 2026 में समाप्त होने वाली है, यानी अब से सिर्फ 3 महीने बाद। ऐसे नाजुक मोड़ पर अगर भारत यूएन में ईरान के खिलाफ वोट कर देता तो ईरान नाराज हो सकता था। ईरान कल ही चाबहार प्रोजेक्ट में अड़ंगे लगा सकता था या भारत के लिए ट्रांजिट फीस बढ़ा सकता था। और अगर चाबहार हाथ से गया तो भारत का इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC का सपना भी टूट जाएगा। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और कनेक्टिविटी को जोखिम में नहीं डाल सकता। इसलिए भारत ने यह वोट देकर ईरान को भरोसा दिलाया है कि चाहे पश्चिम का कितना भी दबाव क्यों ना हो, हम अपने रणनीतिक साझेदार के साथ खड़े हैं। दूसरा बड़ा कारण है चीन का डर और क्षेत्रीय संतुलन। हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी कि चीन और पाकिस्तान ने भी ईरान के समर्थन में वोट किया। यह हमारे लिए खतरे की घंटी है। चीन पहले ही ईरान के साथ 25 साल का एक विशाल समझौता कर चुका है, जिसमें उसने $400 अरब के निवेश का वादा किया है। चीन चाहता है कि ईरान पूरी तरह से उसकी झोली में आ गिरे। अब जरा एक डरावनी स्थिति की कल्पना कीजिए। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट पहले से ही चीन के पास है। अगर भारत ईरान का साथ छोड़ देता तो ईरान के पास चीन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता और धीरे धीरे चाबहार पोर्ट पर भी चीन का प्रभाव बढ़ जाता। इसका मतलब यह होता कि अरब सागर में भारत पूरी तरह से चीन के घेरे में आ जाता। इसे कूटनीति की भाषा में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं। भारत यह कतई नहीं चाहता कि उसके पड़ोस में चीन का एक अधिकार हो। भू राजनीति में एक नियम है, कभी भी अपनी जगह खाली मत छोड़ो, वरना दुश्मन उस पर कब्जा कर लेगा। भारत ने ईरान के पक्ष में वोट देकर यह सुनिश्चित किया है कि तेहरान में भारत की कुर्सी सुरक्षित रहे। भारत ने ईरान को संदेश दिया है कि आपको पूरी तरह चीन पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। भारत अभी भी आपका एक भरोसेमंद साथी है। यह एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है। हमें चीन को काउंटर करने के लिए ईरान के साथ खड़े होना ही पड़ेगा, भले ही इसके लिए हमें चीन के साथ ही वोट क्यों ना करना पड़े। तीसरा कारण है ऊर्जा सुरक्षा और तेल का खेल। भले ही अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से भारत ने ईरान से कच्चा तेल खरीदना कम कर दिया है या बंद कर दिया है, लेकिन भविष्य के लिए ईरान एक ऊर्जा महाशक्ति है। दुनिया में गैस और तेल के सबसे बड़े भंडार ईरान के पास हैं। 2026 में जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है और लाल सागर में जहाजों पर हमले हो रहे हैं, भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए किसी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं रह सकता। भविष्य में अगर प्रतिबंध हटते हैं या हालात बदलते हैं तो भारत चाहता है कि ईरानी तेल और गैस सबसे पहले भारत को मिले। इसके लिए आज रिश्तों में निवेश करना जरूरी है। आज का यह नो वोट भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक डाउन पेमेंट की तरह है। अब बात करते हैं उस पहलू की जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं, अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप। जनवरी 2026 में अमेरिका में रिपब्लिकन प्रशासन वापस आ चुका है और उनकी नीतियां ईरान को लेकर बेहद आक्रामक हैं। अभी 13 जनवरी को ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने धमकी दी थी कि जो भी देश ईरान के साथ नरमी बरतेगा या व्यापार बढ़ाएगा, उस पर 25% का भारी टैरिफ लगाया जा सकता है। यह भारत के लिए एक सीधी चुनौती थी। आमतौर पर देश ऐसी धमकियों से डरकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन भारत ने झुकने के बजाय अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का प्रदर्शन किया। भारत ने इस वोट के जरिए वॉशिंगटन को भी एक कड़ा संदेश भेजा है। संदेश यह है कि हम क्वाड में आपके पार्टनर जरूर हैं, हम हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी संप्रभुता और अपने क्षेत्रीय हितों से समझौता कर लें। भारत का विदेश मंत्रालय यह साफ मानता है कि मानवाधिकारों का इस्तेमाल एक राजनीतिक हथियार के रूप में नहीं होना चाहिए। भारत का तर्क है कि जब पश्चिमी देशों के मित्र राष्ट्र मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तब तो संयुक्त राष्ट्र में कोई प्रस्ताव नहीं आता, लेकिन जब ईरान या रूस की बात आती है तो प्रस्तावों की झड़ी लग जाती है। भारत इस दोहरे रवैये के खिलाफ है।
इसलिए भारत हमेशा से देश विशेष प्रस्तावों के खिलाफ रहा है, चाहे वह श्रीलंका के खिलाफ हो, ईरान के खिलाफ हो या किसी और देश के खिलाफ। यह निर्णय भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की उस नीति का हिस्सा है जिसे वे इंडिया फर्स्ट कहते हैं। उनका कहना है कि भारत को किसी गुट का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। भारत अपने आप में एक ध्रुव है। हम अपनी शर्तों पर दुनिया से रिश्ता निभाएंगे। लेकिन क्या इस फैसले से भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास आएगी? जवाब है शायद थोड़ी बहुत, लेकिन ज्यादा नहीं। और इसका कारण भी चीन है। अमेरिका को एशिया में चीन को रोकने के लिए भारत की सख्त जरूरत है। अमेरिका जानता है कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो चीन की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है। इसलिए अमेरिका भारत पर नाराज तो हो सकता है, लेकिन वह भारत से रिश्ते तोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता। भारत ने इसी कूटनीतिक स्पेस का फायदा उठाया है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प बात है, पाकिस्तान का रवैया। पाकिस्तान ने भी ईरान का समर्थन किया, लेकिन उसकी मजबूरी अलग है। पाकिस्तान और ईरान की सीमा पर अक्सर तनाव रहता है। अभी कुछ हफ्ते पहले ही दोनों देशों के बीच बलूचिस्तान सीमा पर झड़पें हुई थीं। इसके बावजूद पाकिस्तान ने ईरान के पक्ष में वोट किया, क्योंकि वह इस्लामिक एकजुटता का दिखावा करना चाहता है और साथ ही चीन को खुश रखना चाहता है। लेकिन भारत का वोट पाकिस्तान से बिल्कुल अलग है। भारत का वोट विकास, कनेक्टिविटी और रणनीतिक स्वायत्तता के लिए है। तो दोस्तों, निष्कर्ष के तौर पर हम क्या कह सकते हैं? 24 जनवरी 2026 का यह दिन भारतीय विदेश नीति के इतिहास में याद रखा जाएगा। यह वो दिन है जब भारत ने दुनिया को बता दिया कि वह अब एक स्विंग स्टेट नहीं है जो इधर उधर डोलता रहे। भारत एक वैश्विक शक्ति है जो अपने फैसले खुद लेता है। आलोचक कह सकते हैं कि भारत ने मानवाधिकारों की अनदेखी की। वे कह सकते हैं कि एक लोकतंत्र होने के नाते भारत को प्रदर्शनकारियों का साथ देना चाहिए था। यह एक नैतिक दुविधा जरूर है, लेकिन जैसा कि चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, एक राजा का पहला धर्म अपने राज्य की सुरक्षा और हित है। अगर भारत आज नैतिकता के आधार पर ईरान का विरोध करता, तो कल चीन हमारे दरवाजे पर, हमारे बंदरगाहों पर कब्जा जमा लेता, जो भारत की सुरक्षा के लिए कहीं ज्यादा बड़ा खतरा होता। यह यथार्थवाद यानी रियलिज्म की जीत है। भारत ने भावनाओं के बजाय भूगोल और अर्थशास्त्र को चुना। उसने पश्चिम को खुश करने के बजाय अपने पड़ोस को सुरक्षित रखना जरूरी समझा। अंत में यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। भारत, चीन और पाकिस्तान का एक साथ वोट करना कोई नई दोस्ती की शुरुआत नहीं है, बल्कि यह अपने अपने हितों का टकराव है, जहां मंजिल एक थी लेकिन रास्ते और मकसद बिल्कुल अलग अलग। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में अमेरिका इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। क्या अप्रैल 2026 में चाबहार पोर्ट के लिए अमेरिकी छूट रिन्यू होगी, या फिर ट्रंप प्रशासन भारत पर दबाव बढ़ाएगा? यह आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, भारत अब किसी दबाव में आने वाला नहीं है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचना है? क्या भारत ने ईरान का साथ देकर सही किया, या हमें अमेरिका और यूरोप के साथ मिलकर मानवाधिकारों के लिए वोट करना चाहिए था? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यह एक बहुत ही जटिल विषय है और आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको यह गहन जियोपॉलिटिकल विश्लेषण पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी जान सकें कि दुनिया में भारत का कद कैसे बदल रहा है। ऐसी ही और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।